लोकतंत्र के बारे में ना एक बहुत ही खूबसूरत बात कही जाती है। मतलब चुनाव के दिन तक चाहे जो भी राजनीतिक समीकरण हो, लेकिन एक बार जब कोई नेता चुनाव जीत जाता है तो वो सिर्फ अपने वोटर्स का नहीं बल्कि पूरे इलाके का प्रतिनिधि हो जाता है। बिल्कुल, वो हर एक नागरिक का नुमाइंदा बन जाता है। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये ढांचा धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसी अदृश्य दीवार में बदल जाए जहां नीतियां बनाने वाले और विपक्ष में बैठने वाले लोग मतलब पूरी तरह से अलग अलग धार्मिक खांचों में बट जाएं? ये सवाल सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, ये हमारे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की एक बहुत ही जटिल सच्चाई को छूता है। क्योंकि जब प्रतिनिधित्व का ये बुनियादी ढांचा खिसकने लगता है ना, तो बदलाव रातों रात नहीं होते। बिल्कुल, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया होती है और अक्सर जब तक हमें इसका एहसास होता है तब तक व्यवस्था बहुत गहरे स्तर पर बदल चुकी होती है। और इसी खामोश प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम इस डीप डाइव में एक बेहद अहम स्रोत सामग्री की गहराई में उतर रहे हैं। ज़िया सलाम का लेख। हाँ, आज के इस डीप डाइव का मिशन ज़िया सलाम के एक बेहद दिलचस्प लेख जिसका नाम है द इंसिडियस रिटर्न ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, उसका विश्लेषण करना है। बिल्कुल। ये लेख असम विधानसभा और 2024 के आम चुनावों के आंकड़ों के जरिए ना भारतीय राजनीति में बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण की जांच करता है। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारी चर्चा का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद सिर्फ केवल लेखक द्वारा पेश किए गए आंकड़ों और उनके तर्कों को निष्पक्ष रूप से समझना है। एकदम सही। हम सिर्फ उस बदलती हुई चुनावी मशीनरी और उन प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर रहे हैं जो सिस्टम को अपने लपेटे में ले रही हैं। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। मैं इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से देखती हूँ। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी स्कूल में क्लास मॉनिटर केवल कुछ खास बच्चों द्वारा चुना जाए और बाकी बच्चों का उस पूरी प्रक्रिया में कोई हिस्सा ही ना हो। अरे ये एनालॉजी तो स्थिति की जटिलता को बहुत अच्छे से पकड़ती है ना? हाँ, क्योंकि लेखक का जो मुख्य आधार है वो यही है कि भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचक मंडल की एक तरह से अघोषित वापसी हो रही है। अघोषित वापसी। और ये जो वापसी है ये बहुलवादी लोकतंत्र जो हमारा प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी का ढांचा है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या ये अघोषित विभाजन वाकई जमीनी हकीकत है? क्या ये सच में हो रहा है? इसे समझने के लिए असम विधानसभा के उन आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें लेखक ने अपने मुख्य केस स्टडी के रूप में पेश किया है। असम के आंकड़े सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर हम राज्य की डेमोग्राफी देखें तो असम में मुस्लिम आबादी लगभग 34% है। 34%, यानी हर तीसरा इंसान। बिल्कुल। एक आदर्श स्थिति में राज्य की विधानसभा में भी इसी अनुपात में इस आबादी की झलक दिखनी चाहिए थी। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत तो यही कहता है। लेकिन जब हम असम में सत्तारूढ़ गठबंधन यानी बीजेपी और उनके सहयोगियों के आंकड़ों को देखते हैं तो उनके 102 सदस्यों में से मुस्लिम विधायकों की संख्या 0 है। एक मिनट, 0? हाँ, 0। मतलब सत्ता पक्ष के 102 विधायकों में से एक भी मुस्लिम नहीं है, जबकि आबादी 34% है। यही वो डिस्टर्बिंग स्पेक्टिकल या चिंताजनक दृश्य है जिसकी बात लेखक कर रहे हैं। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि तस्वीर सिर्फ सत्ता पक्ष पर आकर खत्म नहीं होती। अच्छा, विपक्ष का क्या हाल है? जब हम विपक्ष की तरफ देखते हैं तो वहां लगभग पूरी तरह से मुस्लिम विधायकों का कब्जा है। विपक्ष में कुल 22 मुस्लिम विधायक हैं। बाप रे! ये तो लेख में स्थिति के लिए अर्बन घेटो शब्द इस्तेमाल किया गया है। हम अक्सर घेटो या अलगाव की बात तब करते हैं जब शहरों में आवासीय कॉलोनियां बढ़ जाती हैं, लेकिन एक विधानसभा की ऐसी स्थिति को क्या ये महज एक चुनावी गणित का परिणाम है या फिर ये एक वाटर टाइट सेग्रीगेशन यानी कठोर अलगाव है जैसा कि लेखक दावा कर रहे हैं? देखिए, जब लेखक विधानसभा को घेटो कहते हैं तो उनका सीधा मतलब ये है कि ये आंकड़ा ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष को विशेष रूप से हिंदू और विपक्ष को मुस्लिम के रूप में विभाजित कर रहा है। तो नीतियां बनाने का अधिकार और उन पर सवाल उठाने का अधिकार दोनों अलग अलग धार्मिक पहचानों में कैद हो गए हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये प्रतिनिधित्व के एक नए और मैं कहूंगा खतरनाक मॉडल की तरफ इशारा करता है। असम के इस उदाहरण से ये सवाल उठता है कि आखिर राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर कर रहे हैं
और यहीं से हम 2024 के आम चुनावों के पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, 2024 के आम चुनाव इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है। लेखक ध्यान दिलाते हैं कि केंद्र सरकार में भी एक भी मुस्लिम मंत्री या सांसद नहीं है जिसे वे हाशिए पर धकेलने की नीति मानते हैं। और विपक्ष की बात करें तो 2024 के चुनावों में समाजवादी पार्टी के ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार केवल मुस्लिम बहुल सीटों से ही जीते। बिल्कुल, पार्टियां अब सीधे सीधे डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी के आधार पर टिकट दे रही हैं। हिंदुओं के लिए हिंदू उम्मीदवार और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम उम्मीदवार। हाँ, यही फॉर्मूला चल रहा है। लेकिन यहाँ मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। मैं यहाँ थोड़ा एक व्यवहारिक सवाल उठाना चाहूंगी। पूछिए। अगर कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतना चाहती है तो वो विनेबिलिटी यानी जीतने की संभावना ही देखेगी ना। जाहिर है। अगर मुस्लिम बहुल सीट से मुस्लिम के जीतने की संभावना ज्यादा है तो इसे लेखक एक विशेष साइकिल या दुष्चक्र क्यों कह रहे हैं? ये तो विशुद्ध गणित है। ये पुशबैक बहुत स्वाभाविक है। आज की राजनीति पूरी तरह विनेबिलिटी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन लेखक का तर्क ये है कि ये विनेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे लोकतंत्र के कॉमन इलेक्टोरेट यानी साझा निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को खत्म कर रहा है। साझा निर्वाचक मंडल मतलब वो सिद्धांत जहां कोई भी नेता पूरे इलाके का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। बिल्कुल, ये फॉर्मूला इस सोच को मजबूत करता है कि एक समुदाय का व्यक्ति वो सिर्फ अपने ही समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अच्छा। और जब ये सोच हावी हो जाती है तो नेता सिर्फ अपने समुदाय के प्रति जवाबदेह महसूस करता है। इसी को लेखक विशेष साइकिल कह रहे हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। वर्तमान की इस स्थिति का खतरा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में जाना होगा। बिल्कुल, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, क्योंकि लेखक इस विशेष साइकिल की तुलना ब्रिटिश काल की एक बहुत ही खतरनाक नीति से करते हैं। आप 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों की बात कर रही हैं? हाँ, जहां औपचारिक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां एक समुदाय के लोग केवल अपने समुदाय के उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। बिल्कुल, ब्रिटिश सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षित सीटें पेश की थीं और उनका मकसद क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद या कह लें स्वराज की लहर, उसको तोड़ना। फूट डालो और राज करो। एकदम सही। और 1946 के चुनाव इसका सबसे बड़ा और खौफनाक उदाहरण थे। 1946 के आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। मुस्लिम लीग ने इस्लाम के नाम पर वोट मांगकर 87% मुस्लिम सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 90% सामान्य सीटें जीती। और इसी सांप्रदायिक अलगाव या कम्युनल अदरिंग ने अंततः आखिरकार भारत के विभाजन का रास्ता साफ किया। समाज बीच से टूट गया था। तो इसीलिए हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रीय एकता के लिए इसे पूरी तरह खत्म कर दिया था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। आज हमारे पास कोई कानूनी सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं है ना? नहीं, कानूनन बिल्कुल नहीं है। तो आज के इस भौगोलिक परिसीमन या ज्योग्राफिकल डेलिमिटेशन और ध्रुवीकृत मतदान के बीच 1946 से क्या समानता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो लेखक के अनुसार भले ही आज हमारे पास कानूनी रूप से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, लेकिन चुनावी रणनीतियों और परिसीमन ने सीमाओं को इस तरह खींचने ने एक छिपा हुआ या कह लें डी फैक्टो सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया है। अच्छा, मतलब सीटें इस तरह तय की जा रही हैं कि वहां एक ही समुदाय का वर्चस्व हो। बिल्कुल। मतदाता एक साथ वोट कर रहे हैं, लेकिन जनसांख्यिकी और टिकट बंटवारे के गणित ने उन्हें फिर से उनके धार्मिक खांचों में बांट दिया है। अगर व्यवस्था इस तरह से बंट रही है तो वोटर्स खुद क्या चाहते हैं? जो आम इंसान है, क्या वो सच में अपनी पहचान की राजनीति तक सीमित रहना चाहता है? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि लेखक चेतावनी देते हैं कि कांग्रेस केवल मुस्लिमों की एकमात्र प्रवक्ता बनकर रह गई है, जबकि भाजपा उन्हें पूरी तरह से बाहर रख रही है। लेकिन लेख में एक अहम सिल्वर लाइनिंग या उम्मीद की किरण भी तो है। बिल्कुल है, और वो है समुदाय विशिष्ट पार्टियों का प्रदर्शन। हाँ, जैसे असम में AIUDF और बंगाल में AIMIM की विफलता। एकदम सही। ये तो एक बहुत बड़ा अहम मोमेंट है। ये धारणा कि समुदाय केवल अपने धार्मिक नेताओं को चाहता है, इन आंकड़ों से तो पूरी तरह टूट जाती है। बिल्कुल टूट जाती है। अगर वोटर सिर्फ अपनी पहचान की राजनीति चाहता
तो इन पार्टियों को भारी जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये साबित करता है कि मुस्लिम समुदाय केवल अपनी पहचान वाली पार्टियों के दायरे में सिमटना नहीं चाहता। वे मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं। हाँ, लेखक का स्पष्ट मानना है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मुस्लिमों की आवाज पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में होनी चाहिए। उन्हें सिर्फ एक पार्टी या विपक्ष की बेंच तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने असम की विधानसभा का वो स्वरूप देखा जहां सत्ता और विपक्ष पूरी तरह बंट चुके हैं। फिर 2024 में टिकट बंटवारे का आधार समझा और 1946 के ऐतिहासिक संदर्भ से उस खतरे को भी पहचाना जो डी फैक्टो सेपरेट इलेक्टोरेट से पैदा हो रहा है। बिल्कुल। और आखिर में AIUDF और AIMIM जैसी पार्टियों की नाकामी का अर्थ भी समझा, जो दिखाता है कि वोटर अलगाव नहीं चाहता। सही बात है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये किसी एक चुनाव के हारने या जीतने की बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बारे में है कि मतलब भविष्य में हमारा लोकतंत्र कैसा दिखेगा। क्या हमारे प्रतिनिधि हम सभी के लिए नीतियां बनाएंगे या सिर्फ अपने अपने वोट बैंक के लिए? और यहीं पर मैं एक गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को एक नया नजरिया देना चाहूंगा। अगर राजनीतिक दल इसी तरह मतलब सिर्फ जनसांख्यिकी के आधार पर ही नेताओं का चुनाव करते रहे, तो क्या भविष्य में नागरिक भी अपने प्रतिनिधियों से केवल अपने ही समुदाय के विकास की उम्मीद करने लगेंगे? बाप रे, ये तो क्या एक साझा भविष्य की कल्पना जिसे लेकर ये देश आगे बढ़ा था, वो चुनावी भूगोल के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर खत्म हो जाएगी? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको आगे विचार करने की बहुत जरूरत है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। हमने जाना कि कैसे खामोश बदलाव हमारे लोकतंत्र की नींव को आकार दे रहे हैं।